गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। मैं पंकज सर आपको कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मेरी सेकंड क्लास है, आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, उस दिन आप लोगों को हिंदी के इतिहास के बारे में बताए थे कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बताए थे। आज इसी क्रम में आपको हिंदी के वर्ण से बने हुए वर्णमाला के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, उस दिन वर्ण किसे कहते थे वो बताए थे। थोड़ा सा चर्चा करने के बाद आज आपको मेन टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं। वर्ण ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस दिन चर्चा किए थे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक भाषा की अगर पूछा जाए सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा? ध्वनि है। ये भी बताए थे कि वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं, ये जो बनता है वो वही रहता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब वर्णों के व्यवस्थित क्रम से वर्णमाला बना है, उसी वर्णमाला के बारे में बताएंगे। देखिए, क्योंकि जीडी की वैकेंसी लगी हुई है, जीडी में सिलेबस में तो वर्णमाला नहीं है, लेकिन उसमें वाक्य विचार है, शब्द विचार है। उस शब्द विचार को जब पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। अब वर्णमाला की परिभाषा कर ही दिए। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णों का समूह अर्थात इसकी एक सिंपल परिभाषा आप दे सकते हो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या बनता है देख लीजिए। पहले क्वेश्चन बनेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये केंद्रीय निदेशालय दिल्ली के द्वारा भी इन्हीं 52 वर्णों का समर्थन किया गया है। लेकिन हिंदी के गुरु कहे जाने वाले कामता प्रसाद
गुरुजी ने, जिनकी टाइटल गुरुजी है, कुल वर्णों की संख्या 43 बताई है। कौन से वर्ण उन्होंने काटा है उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। और कुछ जो व्याकरणाचार्य हैं, कुछ व्याकरणाचार्यों द्वारा वर्णों की संख्या 57 या 58 वर्ण बताई गई है। इनके द्वारा वही आपके 57 जो बताया गया है, 5 वर्ण जो हैं वो नुक्ता चिन्ह वाले जोड़ दिए गए हैं, जिसमें 57 की चर्चा की जाती है। और 58 में एक जो आगत स्वर है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए 58 कुछ व्याकरणाचार्य इसकी चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, ये तो हमें आपको ध्यान क्या देना है कि केंद्रीय निदेशालय द्वारा जो 52 वर्ण बताया गया है, टोटल वर्ण वही हैं। वर्णों की संख्या हमें आपको क्या मानना है? 52 ही मानना है। अब इस पर चर्चाएं करते हैं वर्णमाला के, कि पहला आपको मैंने क्या बताया था, वर्णमाला में सबसे वर्णमाला को डिवाइड कर दे रहे हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं देख ले रहे हैं हम आप। पहला क्या है आपका? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। प्रश्न ये उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वह वर्ण होते हैं जो मूलतः स्वतंत्र होते हैं। ये बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के बनते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी वर्ण का सहयोग नहीं होता है। जैसे आ है तो आ के साथ और इसका उच्चारण किसी वर्ण का नहीं हो रहा है, इसलिए स्वतंत्र होंगे, ना ये कभी इसको आधा किया जा सकता है। ये तो स्वर की परिभाषा हो गई। अब बात ये है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? अगर पूछा गया कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या अगर कही गई तो हमें आपको क्या बताना है? 13। कुल स्वर अगर कहा जाएगा तो 13 बताना है। अगर कह दिया गया कि मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर की संख्या, तो मूल स्वर की संख्या 4 है। मूल स्वर की संख्या 4 है। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगर ये पूछ लिया गया कि मुख्य स्वर की संख्या, मुख्य स्वर की संख्या, या मुख्य स्वर की संख्या अगर कहा गया तो कुल बताना क्या है? हमें आपको 11 बताना है। या इस तरह पूछा गया कि स्वर की संख्या, स्वर की संख्या, तो हमें आपको 11 ही बताना है, वहाँ 13 नहीं कहना है। इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कुल स्वर कहा जाएगा तभी हम आप 13 मानेंगे, नहीं तो अगर मुख्य स्वर कहा जाएगा या स्वरों की संख्या ही पूछी जाएगी तो वहाँ पर 11 मानेंगे। और अगर मूल स्वर कहा गया तो मूल स्वर की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, एक बार दिखा दे रहा हूँ स्वर को लिख करके, कौन कौन से 13 हैं देख लीजिए आप लोग। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अं, आहा। अब इनकी संख्या 13 है। अब देखिए क्या पहली चीज़ क्या गलती करते हैं हम उच्चारण में। कभी कभार कुछ बच्चे हमारे जैसे पढ़ते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसी तरह छोटा ए बड़ा ए करने लगते हैं। तो ये आप अगर इस तरह उच्चारण करते हैं तो वहाँ पूर्णतः गलत है। आप इसको ए, ऐ, ओ, औ ही कहेंगे, छोटा ए और बड़ा ए मत कहिएगा। अब देखो कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कौन कौन से हैं, ये हैं। और मूल स्वर कौन कौन से हैं, अभी एक एक का डिटेल करूंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए मूल स्वर की बात आएगी तो मूल स्वर जो हैं आपके, मूल स्वर ये हैं, ये हैं, ये हैं और उसके बाद ये हैं। अगर मुख्य स्वर की बात कही जाएगी तो मुख्य स्वर जो है आपको अंग और आहा को छोड़ दीजिए, जो बचते हैं वो आपके मुख्य स्वर हैं। अब अंग आहा क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, और मुख्य स्वर, मूल स्वर, कुल स्वरों की संख्या का भी डिटेल दे रहा हूँ। देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने इसमें भी इस तरह मात्रा लगाया है, इसमें भी लगाया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम आप यही कमी करते हैं, इसीलिए तो मैंने इसको लिखा कि इसमें अंतर क्या है। देखिए जब छोटा ऊ लिखते हो तो ये केवल सिंगल होगा, और जब बड़ा ऊ लिखोगे तो इसमें ये लिखा जाएगा। दोनों में ये अंतर है, आप इसको ध्यान दीजिए। नहीं एक शब्द जैसे रुपया है तो रुपया भी लिखने में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए साथियों, अब ये तो हम आप स्वर की संख्या बताए, स्वर की परिभाषा किए। अब जो है, जो हमारा मूल उद्देश्य है, पहले स्वर के भेद, स्वर के भेद, भेद का मतलब प्रकार। स्वर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को एक और नाम से पुकारते हैं, एक मात्रिक स्वर। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। फिर इसका दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक और नाम है, वो है द्वैमात्रिक, या इसे द्विमात्रिक भी बोलते हैं।
दीर्घ स्वर के अंतर्गत इसी का ही एक रूप है, इसी में आपका संयुक्त स्वर। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, आपने तो संयुक्त व्यंजन का नाम सुना होगा, लेकिन संयुक्त स्वर भी होते हैं और किससे मिलकर के बनते हैं वो भी जानकारी देंगे, और किस संध में इसका प्रयोग होता है वो भी आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है स्वर का प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर, जिसे हम त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या अधिक मात्रा वाले स्वर भी इसी को कहा जाता है। अधिक मात्रा वाले स्वर के नाम से भी ये जाना जाता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो कुल स्वर 13 बताना है, मूल स्वर 4 बताना है, और मुख्य स्वर आपको 11 बताना है। या केवल ये क्वेश्चन रहे स्वरों की संख्या, तब भी 11 ही बताना है। और यहाँ पर अगर ये पूछा जाएगा स्वर के भेद, भेद का मतलब हुआ उसका प्रकार, प्रकार स्वरों को कितने प्रकार हैं, तो स्वर के कुल 3 प्रकार हैं, जिसमें आपको मैंने बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इनकी संख्या पूछी जाती है। कभी कभार एग्जामिनर घुमा करके पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो ह्रस्व, पहले ह्रस्व किसे कहते हैं इसको समझ लिया जाए, तब संख्या की भी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए साथियों, ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है लघु या छोटा, लघु या छोटा। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ये आपके आ, ई, ऊ और मूलतः यही हैं, इसके साथ एक री, ये 4। तो ह्रस्व स्वर की अगर संख्या पूछी जाएगी तो मेरे प्रियवर क्या बताओगे आप लोग? 4 बताना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ह्रस्व स्वर 4 हैं, इसीलिए इसको पढ़ते हैं हम आप मात्रा के रूप में। तो क्या कहते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इस तरह इसका उच्चारण करते हैं। क्यों? इसीलिए इसका ह्रस्व या जो है लघु भी कहा जाता है। अब यही ह्रस्व स्वर चर्चा आपसे किए थे, यही ह्रस्व स्वर क्या है आपके? यही ह्रस्व स्वर मूल स्वर हैं। मूल मतलब जो मुख्य, इसके यही चारों स्वर के अंतर्गत आपके जितने स्वर हैं, इन्हीं 4 स्वर से उत्पन्न हुए हैं। अभी बस थोड़ी देर में ये जानकारी आपको दे देता हूँ, कौन किससे मिलकर के बना है, वो जानकारी इन 4 स्वरों के माध्यम से जो आपके 13 स्वर हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो यही ह्रस्व स्वर क्या है? मूल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या भी कितनी है? 4 ही है। देखिए बच्चों मेरे समझ से ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें एक मात्राएं होती हैं, इसीलिए इन्हें लघु या जो है ह्रस्व स्वर कहा जाता है, या एक मात्रिक स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 4 है, जो आ, ई, ऊ और री। अब दूसरी टॉपिक है आपकी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा,
बड़ा का मतलब जो जिसमें दो मात्राएं हों या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे बोलने में, वही क्या होता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो प्रिय बच्चों दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कौन कौन से 7 हैं, लिख दे रहा हूं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपकी कितने हो गए, 4 3 7, 7 संख्या। लेकिन अब यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है कि सर आपने इसके साथ लिखा है क्या संयुक्त स्वर। देखिए साथियों, कहीं कहीं ये मिलता है कि आपका दीर्घ स्वर को संयुक्त को अलग करके 4 प्रकार दिखा देते हैं, तो उसमें हमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दीर्घ स्वर का ही पार्ट है। इसमें संयुक्त का अर्थ क्या होता है, किसी चीज से जो युक्त हो, जुड़े हों, यानी एक से अधिक वर्ण से जो बने हों, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त। अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लीजिए संयुक्त स्वर को अलग कर दिया जा रहा है दीर्घ स्वरों से, तो संयुक्त का मतलब होता है अन्य वर्णों से मिल करके बने हो, तो संयुक्त को अलग कर दिया जाएगा। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4 हो गई। कौन कौन से हैं, देख ले रहे हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब क्वेश्चन कैसे फिर बनेगा, ध्यान से इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहला क्या पूछा जा सकता है, दीर्घ स्वरों की संख्या। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन घुमाएगा कैसे एग्जामिनर, कि संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या, तो संयुक्त स्वर को छोड़कर संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। इनको छोड़ दोगे तब दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे आपके, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन क्या फिर से सुन लीजिए, बार बार इस चीज पर कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए फोकस करना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या, तो दीर्घ स्वरों की संख्या आपको 7 बताना है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अगर कह दे एग्जामिनर कि संयुक्त स्वर को छोड़ करके दीर्घ स्वरों की संख्या, तो संयुक्त स्वर कौन कौन हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इसको छोड़ दीजिए तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तब दीर्घ स्वर की संख्या आपकी 3 होती है। मैं समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं। तो संयुक्त स्वर किससे किससे मिलके बने हैं, उसके चर्चाएं करूंगा। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन जो बनेंगे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए बच्चों, अब की बार यूपीपी के पेपर में इससे क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो संयुक्त स्वर को छोड़कर यह पूछ लिया गया कि जो है दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो इसमें विकल्प दे दिया गया। पहला विकल्प आ दिया गया, दूसरा विकल्प दे दिया गया आपका ए दे दिया गया, तीसरा विकल्प दे दिया गया ओ दे दिया गया, और चौथा विकल्प दे दिया गया औ दे दिया गया।
तब आप वहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर आपने दीर्घ स्वर तो बताया था 7, तो ये 7 तो हैं, लेकिन मेरे प्रीवर अगर क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसमें मूलतः दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए आपका क्या है, संयुक्त स्वर है, ओ क्या है, संयुक्त स्वर है, औ क्या है, संयुक्त स्वर है, और बचा आपका आ ये किसके अंतर्गत आएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत, दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और अगर केवल यही क्वेश्चन रहेगा दीर्घ स्वर, तो वहाँ आप इनको चारों हैं। अब बात आती है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब संयुक्त स्वर किससे मिल करके बने हैं, उसकी चर्चाएं कर रहा हूँ आपको। संयुक्त स्वर, संयुक्त मैंने चर्चा किया कि किसी से युक्त, किसी अन्य वर्ण से युक्त जो होते हैं वही क्या हैं, संयुक्त हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होगी, 4 है। कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये देखो किनसे मिलकर के बने हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप एक टॉपिक आपके चलेगी संधि, तो संधि में ये चारों जो वर्ण हैं आपके संयुक्त वाले बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझा देता हूं कि किस संधि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए बच्चों, ए किससे मिलकर के बना है, आ प्लस ई। अब चाहे छोटा चाहे छोटी, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं लिख दे रहा हूँ कि आपकी कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए ही होगा, या ये हो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या होगा, ए ही बनेगा, या हो छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए ही बनेगा। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चाहे छोटा प्लस छोटी हो तब भी, चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी, चाहे बड़ा छोटी हो या छोटा बड़ी हो, इन कोई भी चीज़ें हैं इसमें से, तो इनको मिला करके क्या बनेगा, ए बनेगा। अब आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक शब्द मैं ले रहा हूं, कौन सा शब्द देखो, रमेश। थोड़ा सा ऊपर विधिवत ढंग से इसको चर्चाएं करूंगा। देखिए, एक शब्द है आपका रमेश। रमेश का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, रमा धन ईश। रमा धन ईश, कतई आप रम धन ईश मत करिएगा, यहाँ क्या होगा, रमा धन ईश। अब देखिए इसका निकालो, आ यानी बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। मैंने क्या बताया था, ये तो केवल एक शब्द लिए कि आप संधि में इसका जो है रूप पढ़ोगे कि ए किससे मिलके बनता है। मैंने इसीलिए उदाहरण दिखाया कि बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बना, ए। अब चाहे छोटा छोटी वाले उदाहरण होते तब भी ए ही बनता। ठीक है, इसकी संधि कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए संधि कैसे की जाती है। आ इसका निकल गया तो बचा क्या यहाँ, क्योंकि इससे व्यंजन से आ निकला तो आधा हो गया, और यहाँ ई यहाँ आ गया तो सा बचा। अब आप संधि करिए, संधि करोगे तो रा मा, क्योंकि धन मतलब जोड़ना, जोड़ोगे क्या, जो आपका बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ए, तो ए का सिंबल लिखना है, उसके बाद ये सा उतार लिए, क्या बन गया आपका, रमेश बन गया। लेकिन हमें आपको तो अभी संधि पर विशेष नहीं, हमें आपको ये टॉपिक देखना है कि आ प्लस ई बराबर ए किस संधि में, कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है,
गुण संधि में इसका प्रयोग किया गया है। मैं इसलिए उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहा हूं कि कहाँ इसका प्रयोग होता है सर, क्यों जब आप संधि पढ़ोगे तो लगे ना कि आपको मैं नहीं पढ़ा हूं। इस चीज़ को जिसे मैं समझाना चाहता हूं, अपने उदाहरण के माध्यम से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, ये तो पहला हो गया वर्ण। अब दूसरा वर्ण कौन सा है? दूसरा है आपका अ। अ किससे मिलकर के बना है? चाहे आ प्लस ए या बड़ा आ प्लस ए या छोटा आ प्लस ए या बड़ा आ प्लस ए, सब किससे होगा? ऐ ही बनेगा। इन सब का क्या बनेगा? ऐ ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी मैं उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर दे रहा हूं। आप देखते चलिए क्या है। एक संधि है आपकी सदैव, एक संधि है सदैव। इसका विच्छेद करोगे तो क्या होगा? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें इसका नियम देखो, बड़ा आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? ए। बचा क्या? आ निकल गया तो दा आधा हो गया, यहाँ ए उतर आया तो क्या बचा? वा बचा। अब आप संध कर दीजिए। क्यों? सा लिखे, दा लिखे, दा यानी धन माने जोड़ना, क्या जोड़ोगे? वही जो बना है, इसका सिंबल ऐ हो गया, वा लिख दिए। कौन सी संधि होगी ये आपकी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इसका नियम प्रयोग किया गया है, किसके? इसी ऐ का। मैं इसीलिए आपको संयुक्त स्वर और उसके नियम को बताता चल रहा हूं कि आप कहीं कंफ्यूज ना होइए कि कैसे बने हुए हैं, ये प्रश्न आपके मन में कतई ना उठे। फिर देखिए मेरे प्रिय साथियों एवं बच्चों, ध्यान से आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब तीसरा जो है आपका ओ है। ओ किससे मिलकर के बना है? आ प्लस ऊ या बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ या छोटा आ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ। सब का मतलब क्या होगा? ओ होगा। इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम आप समझ ले रहे हैं। इसका उदाहरण ये तो मैं क्रम वाइज कर दे रहा हूँ। ये पहला यानी क्या बना था? ए। ये दूसरा यानी क्या बना था? ऐ। अब क्या नंबर है? हमें आपको ऐ की बात है तो तीसरे नंबर का तीसरे क्रम में देख लिया जाए। यहाँ भी नंबर ही कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, अब ओ के शब्द देख ले रहे हैं। एक शब्द आपका छोटा सा है परोपकार। छोटा सा शब्द क्या है? परोपकार। अब परोपकार किससे मिलकर के बना है? इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा? पर धन उपकार। आ रा में क्या है? आ छोटा सा प्लस ऊ बराबर आ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा आपका? ओ। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचा आपका प रा आधा हुआ प्लस ये बचा पकार, क्योंकि ऊ यहाँ निकल आया तो बचेगा यही। आप संधि कर दीजिए तो क्या होगा? पर टूटा यहाँ ओ लगा दीजिए, पकार। क्या हो गया? परोपकार। ये किस संधि का है नियम? ये है आपका संधि कौन सी? गुण संधि है।
ये भी किसका नियम है? गुण संधि का नियम है। यानी गुण संधि जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से दिखाया जाएगा कि आ प्लस उ बराबर ओ होता है। तो वहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये संयुक्त स्वर है और इसी से मिल करके ये बना हुआ है। अब अगला कौन सा है? वो है आपका औ। औ को देख लीजिए किससे मिलके बना है? आ प्लस ओ या बड़ा आ प्लस ओ या आ प्लस औ या बड़ा आ प्लस औ। इन सब को चाहे ये होगा ये मिलते हैं तब भी औ होगा, ये मिलते हैं तब भी औ होगा, छोटा औ होगा तब भी औ होगा, बड़ा औ है तब भी औ होगा। इसका भी उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक शब्द आप ले लीजिए महोजा। महोजा ले लीजिए, इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा? महा प्लस ओजा। महा प्लस ओजा यानी आ प्लस ओ। आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? औ। आ प्लस ओ बराबर औ यानी बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। इसका नियम पूरा कर दे रहा हूँ। बचेगा क्या? आ निकल गया तो मह आधा हो गया, ओ निकल गया तो यहाँ क्या बता? जा। संधि कर दीजिए मा हा और इसको जोड़ दीजिए, औ की मात्रा हो जाएगा जा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरी समझ से जो मैंने संयुक्त स्वर के बारे में विधिवत रूप से आपको बताया, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए विधिवत तरीके से एक एक उदाहरण दे करके कब इसका प्रयोग होगा और किससे मिल करके बनते हैं मैंने आपको दिखाया। अब आगे आपका स्वर का ये तो दो रूप हो गया, तीसरा रूप कौन सा है? तीसरा रूप स्वर का बताए थे कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का और क्या नाम बताए थे? त्रैमात्रिक। त्रैमात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। इस प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। या एक से पूछा जा सकता है कि अधिक मात्रा वाला कौन सा स्वर है, तो वो कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो सिंबल है या उसका जो चिन्ह है वो क्या है? 3 का आकार का होता है। इस स्वर का उच्चारण हम यानी द्वैमात्रिक से अधिक यानी तिगुना समय लगता है। इस स्वर का उच्चारण करते समय हमको आपको तिगुना समय लगता है। और इनसे ये होगा कि कहाँ प्रयोग होता है? ये साहित्य में, नाटकों में प्रयोग होता है। और हमारा एक शब्द है, आप लोग उसमें भी प्रयोग होता है। वो कौन सा है? आप देखे होंगे, लिखा रहता है ओम। मेरे प्रिय बच्चों, हम आप तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि ओम, लेकिन इसका उच्चारण हमें आपको कैसे करना चाहिए? ओम ओम। ये मतलब हुआ कि इसका जो उच्चारण है, ये जो बना है, ये तैमात्रिक वाला सिंबल, इसमें इसीलिए तैमात्रा कहा गया है कि इसका उच्चारण जो होता है 3 मात्रा जैसा जोर लगना चाहिए। और इसको नाटकों में आप लोगों ने देखा होगा कि इन शब्द का प्रयोग रहता है। और ये इसीलिए इसमें इसका सिंबल ये है। मेरे समझ से मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, आप स्वर को जो क्वेश्चन इससे बनते हैं मैंने आपके सामने रखा।
अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़? देखिए, जो स्वर आप लिखते हो, स्वर हम आप तो डायरेक्ट इसको लिख दिए, छोटा करके बड़ा, छोटी बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका मात्रिक रूप होता है, इसका मात्रिक रूप होता है। ये तो वर्ण में लिखे हैं, इसका सिंबल यानी मात्रिक रूप मतलब सिंबल यानी निशान, उसका चिन्ह होता है। तो उस चिन्ह के जनक जो हैं संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता, जिन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी है, ऐसे महान विद्वान पाणिनि ने इन मात्राओं का जन्म दिया है। इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा प्रिय साथियों कि मात्राओं का यानी मात्रिक रूप जो होता है उसके जन्मदाता कौन है? वो संस्कृत के व्याकरण के जन्मदाता, अष्टाध्यायी की रचना करने वाले महान कवि पाणिनि ने इन मात्राओं का जन्म दिया है। सबका सिंबल लिख दे रहा हूँ। इस आ की मात्रा कुछ नहीं होता है, इसका सिंबल क्या होता है? बड़ा आ। इसका सिंबल क्या होता है? छोटी ई। ये आपका ये छोटा ऊ होगा, ये बड़ा ऊ। इसका क्या होगा? री होगा। इसका रूप क्या होगा? एक मात्रा। इसका क्या होगा? दो मात्रा। इसका क्या होगा? वो होगा। और ये आपका औ होगा। और इसका क्या होगा? अंक होगा। ये आपका डबल बिंदी यानी आहा होगा। तो अब क्वेश्चन बन सकते, क्या बनते हैं कि यानी मात्रिक रूप, स्वरों के मात्रिक रूप कितने हैं? तो कितनी संख्या है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 आप मात्रिक रूप 12 बताओगे और स्वरों की कुल संख्या 13 बताओगे। देखिए, मेरे समझ से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न ये उठता है, उस टॉपिक पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ। स्वर का एक विशेष रूप जो है वो क्या है आपके सामने? मैंने एक प्रश्न किया था, कहा था कि कुल स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन वहाँ पर एक और का मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये जो आपके बचते हैं अंक और आहा, जब 11 है तो अंक आहा को क्या कहा जाता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आपकी चर्चा कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये जो दो वर्ण होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क्या है अयोगवाह, या इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रिय बच्चों, परिभाषा के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान इसकी परिभाषा है। सीधे इसी शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई है। क्या कह रहा है? अयोगवाह। आ के योग से, आ के योग से जो बनते हैं क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अब एक विद्वान हिंदी साहित्य के डायरी लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा,
उन्होंने अयोग वाह का एक नाम और दिया है। धीरेन्द्र वर्मा जी ने बताया अयोग वाह को नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। नपुंसक वर्ण भी अयोग वाह को कहते हैं। नपुंसक वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अयोग वाह वर्ण जो होते हैं ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन होते हैं, ना ही इनकी गिनती स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। इसीलिए इसको नपुंसक वर्ण धीरेन्द्र वर्मा ने बताया। प्रिय साथियों, अब इनकी संख्या कितनी है अयोग वाह की? अयोग वाह वर्ण की संख्या 2 है। अयोग वाह वर्ण की संख्या 2 है। कौन कौन? ये हैं अंग पहला और दूसरा है आहा। पहला अंक और दूसरा आहा। मैंने आ के योग से बनने के मतलब क्या बताया, इसको समझा दे रहा हूं। यानी आ, इसमें जो बिंदी लखी है क्या है ये आपका? ना या अंगा, यानी जो पांचवा जो वर्गीय व्यंजन होता है उसका पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है आपका? अंगा, इया, ना, आड़ा, मा। तो ये अंग जो बना है किससे मिलकर के बना? अंग और ना। अब ये आपका क्या हो गया? स्वर हो गया और ये क्या हो गया? व्यंजन। तो इसीलिए धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ये नपुंसक वर्ण होते हैं। अब कभी कभार हम आप इसको समझ नहीं पाते हैं, उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। उच्चारण के बारे में आपको वर्णों के पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देना क्या है, इसको अंक शुद्धता नहीं कहा जाता है। उच्चारण के दृष्टि से इसको बोला जाता है आपको क्या? अनुस्वार। और जो आहा कहते हो ये किससे मिलके बने हैं? आ क्या हो गया आपका? स्वर हो गया और हा क्या हो गया आपका? व्यंजन। इसीलिए ना स्वर है और ना ही व्यंजन, नपुंसक वर्ण है। इसीलिए ये क्या होते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अब आगे ध्यान क्या देना है, एक आपका और स्वर हम आप लिखने में प्रयोग करते हैं लेकिन अयोग वाह में नहीं आता है, वो क्या है आपका? ये जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या लिखा है तो कहते हैं, पूछा जाता है कौन सा सिंबल है तो कहते हैं चंद्रबिंदी। देखिए बच्चों, ये हम आप जो प्राइमरी लेवल तक अपनी गलतियां चंद्रबिंदी और ये सब बताते रहें, इस पे हमें आपको सुधार करना है। शुद्धता इसको उच्चारण के दृष्टि से अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। अब आप ये गलतियां मत करिएगा, चंद्रबिंदी के लिए ये अनुनासिक वर्ण है। अब इसके साथ थोड़ा एक चर्चा और करना चाहता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। एक शब्द प्रयोग में आप देखिए, शब्द होता है जैसे लिखा रहता है डॉक्टर। आप किसको सही मानते हो? ये वाला डॉक्टर को कि ये वाला डॉक्टर? संभवतः हमारे बच्चे इसको अधिकतर बच्चे बता रहे होंगे सर ये रॉन्ग है, डॉक्टर तो ये वाला सही है, MBBS वाले। तो अब यहाँ देखो, ये डॉक्टर में जो सिंबल लगा है ये किस चीज़ का है? हमारे बच्चे इसको बताने में पढ़े तो कई बार रहते हैं, वो कई बार लिखे भी रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते क्या लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और ये कमियाँ उनकी बनती चली जाती है। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका शब्द है तो ये शब्द चंद्रबिंदी नहीं, ये भी नहीं कह सकते हो कि बिना बिंदी वाला चंद्रमा। ये क्या है? ये आपका आगत स्वर है। कौन सा? आगत स्वर।
व्यंजन भी होते हैं, उस पर भी चर्चाएं करूंगा। लेकिन ये आगत स्वर है, ये अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी का हमारा ये स्वर नहीं है। अंग्रेजी जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ या कॉलेज, कॉलेज नहीं कहते कॉलेज पढ़ते हैं, तो ये सिंबल किसका है? आगत स्वर का है। अब आप मेरे समझ से स्वर के बारे में कहीं मैंने कोई कमी छोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि आपका मात्रिक स्वर के जनक कौन है, या मात्रिक स्वर को बारे में चर्चा किसने किया सर्वप्रथम? तो संस्कृत व्याकरण के महान कवि पाणिनि ने किया। इस पर फोकस करिएगा, संयुक्त स्वर को देख लीजिएगा, और उसके बाद कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने वर्णों की संख्या बताई है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आप मेरे समझ से इस क्लास में कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब आज क्योंकि समय अभाव के कारण कल आपको जो मेरा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। व्यंजन जो है ये भी वर्णमाला बताए थे कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बारे में आपको कल संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद फिर स्वरों का वर्गीकरण कराएंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताएंगे, इस पर भी चर्चाएं आपको करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरी क्लास आपको बहुत आशा है कि अच्छी लगी होगी, और मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया। आप मेरे इस प्यार को सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहें। धन्यवाद।